मीर साहब, ये फरमाइएगा कि मैं चाहता हूँ कि पहले हाफ में हम ज़रा डिस्कशन करें अबाउट वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन द पोलिटिकल पार्टीज़। जो अपोजिशन है वो ये तय कर चुकी है कि हुकूमत को हमने घर भेजना है, उसके लिए सड़कों की बजाय ऐवान का रुख उन्होंने किया है। आज की मुलाकात आसिफ अली जरदारी साहब की, मौलाना साहब की और उनकी हिकमत अमली जो वो प्लान किए हुए हैं, आपको क्या लगता है हुकूमत को टफ टाइम दे पाएंगे अपोजिशन? डार साहब, एक तो आपने खुद ही फरमाया कि ऑपोजिशन ने तय कर लिया कि उसने हुकूमत को घर भेजना है। तो एक तो ये ऑपोजिशन ने तय किया है। दूसरा ये भी तय किया है कि इस दफा उन्होंने अपनी प्लानिंग के बारे में मीडिया को कुछ नहीं बताना। अच्छा। और आपने देखा कि जितनी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हो रही हैं, ख्वाह लाहौर में मीटिंग हुई थी मौलाना फजलुर रहमान साहब की और चौधरी बरादरान की, तो उसके बाद दोनों तरफ से किसी ने मीडिया के साथ कोई बात नहीं की। इसके अलावा जो आज मीटिंग हुई है मौलाना फजलुर रहमान साहब की और आसिफ जरदारी साहब की इस्लामाबाद में, तो उस पर भी कोई बात नहीं करता। जो एक रिपोर्टेड मीटिंग है जहांगीर तरीन साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, उसमें भी दोनों तरफ से कोई बात नहीं की जा रही। अलबत्ता हुकूमत के मिनिस्टर्स जो हैं वो तस्दीक भी करते हैं और तरदीद भी करते हैं। खुद मैंने भी अपोजिशन के जो मेन प्लेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, उनसे पूछा है, तो वो हमें यही कहते हैं कि भाई ये जरूरी है कि पाकिस्तान की सियासत के फैसले जो हैं वो आपकी टीवी की स्क्रीन पे हों, और वैसे भी आप लोग तो जो है वो पाबंद हैं, आप पे तो पाबंदियां लगी हुई हैं और आप लोग तो फ्री भी नहीं है, तो आपको हम बता के तो ऐसी अपनी प्लानिंग के बारे में हुकूमत को बता दें। तो एक तरफ तो हुकूमत जो है वो भी मीडिया पर एतमाद नहीं करती, दूसरी तरफ अपोजिशन जो है उसका भी ख्याल है कि मीडिया को बताने का कुछ फायदा नहीं। अलबत्ता हो सकता है कि आने वाले 3-4 दिन में अपोजिशन की तरफ से कुछ बताया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अपोजिशन जो है वो सिर्फ तहरीक अदम एतमाद का प्रेशर नहीं डाल रही है। वो 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी की तरफ से जो एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है, तो ये कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मैंने पूछा कि ये आपने ये क्यों किया है कि तहरीक अदम एतमाद भी ले आ रहे का भी ऐलान कर दिया है, लॉन्ग मार्च भी कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें जो है आपस में गुडमुड़ तो नहीं हो जाएंगी। लेकिन उनका ख्याल है कि तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए हम जब लोगों को सड़कों पे लाएंगे तो उससे हुकूमत प्रेशर में आएगी। तो अभी जो लॉन्ग मार्च है उसका तो प्लान हमारे सामने है। उन्होंने 27 फरवरी को निकलना है और 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचना है, लेकिन तहरीक अदम एतमाद का जो अल्टीमेट जो कोई एक इशारा किया, उन्होंने ऐलान किया कि हम लेके आएंगे, लेकिन बहुत सी चीजें अभी क्लियर नहीं है। ये क्लियर नहीं है पंजाब से शुरू करेंगे या मरकज से शुरू करेंगे, ये क्लियर नहीं है कि अगर पंजाब से शुरू करेंगे तो चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन होगा, अगर मरकज से शुरू करेंगे प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन होगा। ये क्लियर नहीं है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आएगी या नहीं आएगी। और सबसे अहम बात यह है कि अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि अगर फर्ज करें तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो नया इलेक्शन इस साल होगा या अगले साल होगा। तो अभी ऑपोजिशन ने आपस में बहुत सी चीजें तय करनी है, फिर मामला जो है वो आगे की तरफ यकीनी तौर पे फिलहाल सिर्फ मामला आगे की जाने बढ़ेगा। लेकिन जो मीर साहब फरमा रहे हैं आमिर साहब को जो है वो एट डिस्टेंस रखने का प्लान ऑपोजिशन का है, आप पहले तो मुझे ये बताइए कि सर आप इससे सहमत हैं, और दूसरा ये बताइए कि क्या अदम एतमाद की तहरीक आप देख रहे हैं कि आ रही है जल्द, और अगर आ रही है तो आपको क्या लग रहा है कहाँ से इनिशिएटिव हो रहा है उसका? अरे ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो बड़े फैसले होते हैं वो ज़ाहिर है कि बिल्कुल हर चीज़ मीडिया के सामने नहीं होती, और मीडिया को हिज़्ब इख्तिलाफ भी इस्तेमाल करती है, हुकूमत भी इस्तेमाल करती है, खुद मीडिया भी इस्तेमाल होता रहता है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि वाकई अगर फैसले उन्होंने किए होंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो हर बात जो है वो बता दें। फिर दूसरी बात है कि जब हम ये दावा भी करते हैं कि हमें सब चीज़ों का इल्म होता है, तो जो मेरा तजर्बा रहा है कि टिप ऑफ द आइसबर्ग ही मीडिया को बाज़ औक़ात पता होती है, जो नीचे बहुत सारे अंडर करंट्स होते हैं या जितनी गहराई में वो चट्टान होती है, वो ग्लेशियर होता है, उसके बारे में इल्म नहीं होता। तो यहाँ तक तो बात दुरुस्त है। अब दूसरी बात ये आ गई कि जी कितनी मौसर होगी, जो हिज़्ब इख्तिलाफ की ख्वाहिशात अपनी जगह होती हैं और मारूज़ी हालात अपनी जगह होते हैं। तो मारूज़ी हालात में बिल्कुल बहुत सारे अच्छे सवालात हामिद मीर साहब ने उठाए कि यकीनन हो सकता है कि तमाम लोग कमिटेड हैं कि जी हमें हुकूमत को घर भेजना है। तो पहला तो सवाल ये कि घर भेजने के लिए जो कुछ करना है, मतलब है जो आपके पास अदद होने चाहिए, क्या वो आपके पास हैं? अब तक जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इसका हिज़्ब इख्तिलाफ का पार्लियामेंट के अंदर, खुसूसन जहाँ पर इनको हमेशा से अक्सरियत हासिल है, जब से हुकूमत आई है, मेरी मुराद सेनेट से है, तो वहाँ पर ये अपना खेल जमा के नहीं खेल पाए। और आपने देखा कि हर मर्तबा जो है हुकूमत किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई करतब दिखाकर अपने बिल, अपनी जो भी चीज़ मनवानी होती मनवा लेती है। तो एक तो मेरे ख्याल में खतरे की घंटी जो है हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए ये है, और इसके एहसास
वहां के लोगों को भी है। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई कि जनाब जब आप कोशिश करते हैं, दो कोशिशें बड़ी की जा रही हैं। एक तो हुकूमत के तहादियों को तोड़ लें, दूसरा ये कि खुद हुकूमत की सफ़ों में आप दरार लेकर आ जाएं। अब इन दोनों बातों में मतलब है इफ्स एंड बट्स बहुत ज़्यादा हैं। और ये भी है कि आप जो अपने साथ जिनको मिलाना चाहते हैं, उनको क्या वादा करेंगे, उनको आप क्या देंगे। मतलब है ज़ाहिर है कि सियासत जो है वो कहते हैं ना, लेन-देन का पूरा मामला होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक आप किसी जमात को कह रहे हैं कि आप अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील करें, तो क्या आप उसका हिस्सा कल को बढ़ाकर देंगे? क्या करेंगे उसके साथ? क्या जो नून लीग है, वो अगर बिलफ़र्ज़ अपने पीएमएलक्यू को अपने साथ मिलाना चाहती है कि जो अट्रैक्टिव होगी काफ लीग के रहनुमाओं के लिए, और क्या जो नून लीग है अगर उनको कोई जरा सा रोल देती है, खुल के खेलने की इजाजत देती है, तो क्या उसके अपने मफादात पे तो जरूरत नहीं पड़ेगी? इस तरह के भी सवाल आते हैं। इसी तरह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सवाल क्यों साथ है। फिर बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन जो हो रही है वो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से हो रही है। अच्छा, हमें ये समझना चाहिए कि जहांगीर तरीन साहब की सियासत है। जहांगीर तरीन जो है वो किसी भी रहनुमा का, मकबूल रहनुमा का, पॉपुलर लीडर का नंबर 2 होकर जोड़ तोड़ तो कर सकते हैं। खुद बताते खुद एक अपनी जात में एंटिटी, एक रहनुमा के तौर पर नहीं, सियासतदान है वो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्या अगर शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकातें तो होती रहती हैं, लेकिन शहबाज शरीफ को ऐसा क्या चीज देंगे कि वो उनके साथ मिल जाए? फिर क्या उनके साथ जो लोग कहते हैं एमपीएज या एमएनएज हैं, वो कितने उनके साथ, और उनके अपने अपने क्या क्या मफादात हैं? तो मेरे ख्याल में जवाब ज्यादा सवालात हैं, और उस सवालात हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए भी बहुत ज्यादा हैं। तो ये जो बात हमारे जो है, हमारे मीडिया के हिस्सा और हिज़्ब इख्तिलाफ तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि वो इमरान खान मतलब डाउन एंड आउट, अब जनाब का फैसला जो है लिखा जाना है। तो मेरे ख्याल में अभी कहते हैं ना, उर्दू का मुहावरा है कि तेल देखो, तेल की धार देखो। मेरे ख्याल में भी हमें दोनों चीजों को देखना है, और बहुत कबल वक्त हो गई कहना। फिर आखिरी बात अगर मुझे इजाजत दें जी कि प्लीज। अगर आप 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले हुकूमत को हटा देते हैं बिलफर्ज, चले मान लिया, ठीक। तो क्या आप इमरान खान को सियासी शहीद मतलब बनाना चाहते हैं? उसके नतीजे में इमरान खान का खुद क्या रद्द-ए-अमल होगा? फिर क्या प्रेसिडेंट आप सेट करना चाहेंगे आने वाली हुकूमतों के लिए? तो मेरे ख्याल में ईज़ियर सेड देन डन है। लेकिन एक चीज़ में इसके खिलाफ कामयाब हुई है, और वो ये कि जी गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल रखो, हुकूमत को बैक फुट पे रखने की कोशिश है, और उसके साथ-साथ वो अपनी पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। असल जो आँखें नज़रें हैं वो 2023 के इंतखाबाती हैं। उससे पहले मैं नहीं समझता कि पोस्चरिंग बहुत ज्यादा होगी, कलाबाजियां बहुत ज्यादा होंगी, गैर यकीनी सूरत जिसमें माशाल्लाह हम और आप भी वो तो सर अपना गैलप का हिस्सा कोई एक कर सर्वे भी अभी कल परसों आया, वो भी कह रहा है कि जी गवर्नमेंट टेन्योर अपना पूरा करेगी। बट एनीवेज मीर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। सर ये बताएं थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ जरा हमारे व्यूअर्स के लिए आप एनालाइज करें, कुछ क्यूरोसिटी है लोगों के दिनों में भी जहांगीर खान तरीन साहब के रोल के हवाले से। मैं चाहता हूँ कि उनकी जो मौजूदा सियासत में अभी रोल है, और मुमकिन तौर पर जो मुस्तकबिल की सियासत में JKT साहब का रोल हो सकता है, हाउ डू यू एनालाइज दैट मीर साहब? देखिए, मैं इसमें एनालिसिस तो नहीं करूंगा, सिर्फ जो मेरी इंफॉर्मेशन है, थोड़ी है, ज्यादा है, जो मैंने कुछ पिछले दिनों में इंटरेक्शन किया लोगों से, लाहौर में, इस्लामाबाद में। जी देखें, एक तो बात यह है कि जो इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए जो नंबर गेम्स है ना, उसके बारे में हुकूमत कहती है जी कि हमारे नंबर पूरे हैं, बल्कि हम तो ऑपोजिशन के बंदे तोड़ लेंगे। लेकिन ऑपोजिशन के सर्कल्स में मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। अब ऑपोजिशन के भी मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। तो जो PMLN का जो सेक्शन है, और उसमें पीपल्स पार्टी के भी लोग भी शामिल हैं, वो ये कहते हैं जी कि एक्चुअली अब हमें मुस्लिम लीग, कायदे-ए-आज़म और MQM और जहांगीर तरीन, हमें इन तीनों की जरूरत नहीं है, हमारा नंबर पूरा हो चुका है। अच्छा, तो मैंने उस पर उनसे पूछा, कुछ जो सीनियर रहनुमा इस सारे मामले में एंगेज हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि जी आपका नंबर कैसे पूरा हो गया? तो उन्होंने कहा जी कि जो साउथ पंजाब से जो PTI के बहुत से MNAs हैं, वो सिर्फ ये कमिटमेंट चाहते हैं कि अगले इलेक्शन में हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल जाए तो हम आपको इमरान खान के खिलाफ वोट देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, उसमें अब कुछ लोगों के साथ मेरी भी पर्सनली बात हुई है। हम इन पॉलिटिशियंस को इतने सालों से जानते हैं, और खासतौर पे साउथ पंजाब में तो हमारे फिंगर टिप्स पे कौन कौन आदमी है जो वफादारी तब्दील कर सकता है। तो मैंने जो लोग थे, 3-4 जो मशकूक लोग थे, सॉरी टू यूज द वर्ड मशकूक, मैंने वो अपने जो मशकूक दोस्त है उनसे खुद बात की। तो उनमें से मुझे एक साहब ने कहा ऑफ द रिकॉर्ड कि हाँ,
मेरी बात हो गई है नून लीग से और मैं इमरान खान के खिलाफ वोट दूंगा और मुझे मुस्लिम लीग नून का टिकट मिलेगा। मैंने उसको अच्छा। याद दिलाया, मैंने कहा भाई साहब आप तो जहांगीर तरीन के ग्रुप में शामिल हैं और आप तो जहांगीर तरीन के जरिए आप पीटीआई में आए थे। उन्होंने कहा हाँ ये आप दुरुस्त कहते हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उस वक्त तो उनकी स्ट्रेंथ इमरान खान था ना, तो अब उनकी स्ट्रेंथ क्या है? और उन्होंने उनके नाम पे तो मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना और उनके नाम से तो मैं 2022 में या 2023 के इलेक्शन में जब भी इलेक्शन होता है तो उनके नाम से तो मुझे वोट नहीं मिलेंगे, वोट तो मुझे मिलेंगे नवाज शरीफ के नाम से। तो इसलिए बेहतर मैंने समझा कि मैं उनके साथ डायरेक्ट हो जाऊं, तो मैं उनके साथ हो गया हूं डायरेक्ट। अच्छा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जहांगीर तरीन साहब के राब्ते तो हैं नून लीग के साथ और भी ऑपोजिशन पार्टियों के साथ उनके राब्ते हैं, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कौमी असम्बली के जो उनके ग्रुप के एमएनएज हैं बहुत से, वो अब नून लीग के साथ डायरेक्ट हो चुके हैं और जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है ना अब उसकी स्ट्रेंथ रह गई है सिर्फ पंजाब असम्बली में। तो इसलिए जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अब अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए हो सकता है कि ऑपोजिशन के साथ खड़े रहें, क्योंकि ऑपोजिशन के साथ खड़े रहने की सूरत में उनको एक फायदा ये हो सकता है कि नून लीग का ये दावा है कि जब हम इलेक्शन जीत जाएंगे तो फिर हम हुकूमत बनाएंगे, तो फिर हम जनाब ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है नवाज शरीफ साहब की, ये जो 62(1)(f है फिर हम इसको अमेंड कर देंगे। तो अगर वो अमेंड करते हैं तो उसका फायदा नवाज शरीफ साहब को भी होगा और जहांगीर तरीन साहब को भी होगा। लेकिन ये तो मुझे ऐसा लगता है कि 7वें आसमान तक पहुंचने की बात है, ये बहुत मुश्किल चीज है। तो इसलिए आपने मुझे कहा था कि एनालिसिस करें जहांगीर तरीन साहब की पॉलिटिक्स का या उनके ग्रुप का। मेरा एनालिसिस ये है कि और इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी दावा उनका यह है कि हम अपनी नंबर गेम पूरी कर चुके हैं, हमें अब किसी की इत्तेहादी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन आई एम शेयरिंग माय इंफॉर्मेशन विद यू कि आसिफ जरदारी साहब ने एक जिद लगाई हुई है कि नहीं आपको एमक्यूएम और काफ लीग और जहांगीर तरीन को साथ लेके चलना है, ताकि जब नई हुकूमत हम बनाएं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा इमरान खान के इत्तेहादी हमारी साइड पे खड़े हों। उसमें शायद उनका मुफाद ये है कि अगर एमक्यूएम जो है वो इमरान खान के साथ रहेगी तो फिर सिंध में वो तंग करेगी उनको, रोजाना धरना दिया करेगी, रोजाना प्रॉब्लम किया करेगी, सिंध असेंबली में तंग करेगी उनको। तो शायद इसलिए वो एमक्यूएम को साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन अपोजिशन के सर्कल्स का दावा ये है कि हमारे नंबर गेम पूरी हो चुकी है, हमें काफ लीग और एमक्यूएम और जहांगीर तरीन की जरूरत नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है इनको साथ लेके। ठीक है, आप मेरे साथ रहे। आमिर साहब, जिस तरह आपने सुना फरमा रहे हैं अमीर साहब, ये चीज़ कहीं और भी सोशल मीडिया की, मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ कि काफ लीग के थोड़े से रोल को ज़रा एनालाइज करें। चौधरी साहब से मुलाकातें भी हुई हैं, चौधरी साहब के बाद मोने सलाई साहब की स्टेटमेंट भी हमने देखी। उन्होंने कहा कि जी खान साहब आप अपने पीटीआई के बाकी कारकुनों को बता दें, घबराने की ज़रूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। कुछ क्लियर नहीं है, कुछ फिशी फिशी सा चल रहा है काफ लीग का किरदार। हाउ डू यू सी दिस? जब भी कोई हुकूमत जो होती है ना कि लेजर थिन मेजॉरिटी, तो हमेशा दो इत्तेहादी होते हैं, हमेशा उन्हें बड़ा फायदा होता है, लिवरेज बहुत ज्यादा होता है कि जब भी इस किस्म का मूव चलता है तो उनकी एक अहमियत बढ़ जाती है, और वो अहमियत ज़ाहिर है कि बड़ी मुत्तहिदा अक़वामी मूवमेंट की भी है और खुदा आपका भला पीएमएलक्यू की भी है, और जो नाराज अरकान है पीटीआई में उनकी भी अहमियत है, और ज़ाहिर है कि उनको मनाने की कोशिश भी हो रही है। तो जिस तरह हामिद मीर साहब ने फरमाया कि जी उन्होंने लोगों से राब्ते किए, थोड़ी बहुत गप हुई, तो मेरी भी मतलब है यहाँ पर जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग हैं उनसे भी बात होती है, पीपल्स पार्टी वालों से भी होती है, पीएमएलक्यू से भी होता है राब्ता। तो मुझे जो एक बात है कि इस वक्त तक जो मतलब है, हम अगर आज की बात कर रहे हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई जो है वो कहते हैं ना कि सफ तोड़कर हिज़्ब इख्तिलाफ में शामिल होने जा रहा है। और उसकी बड़ी वजह, जैसे मैं फिर करूंगा, कि हिज़्ब इख्तिलाफ के पास देने को है क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर दूसरा उससे बड़ा एक सवाल है कि जी आगे जाकर आप लोग क्या करेंगे। फर्ज करें कि जब मईशत की हालत बहुत दिगरगू है, सबको पता है, और कोई बड़ा चैंपियन आ जाए, साफदार को आप कहते हैं दरामद कर ले बाहर से, कोई और आ जाए, तो उसके पास जो हमारे आज के मसाइल हैं उसका कोई हल नहीं है। और ज़रा कि अगर साल 1.5 साल को अगर आते हैं तो उसमें ज़ाहिर वो मसले हल नहीं होंगे। फौरी इंतखाबात के लिए जाते हैं, उसमें क्या जो लोग इस मूव को ऑर्केस्ट्रेट करना चाहते हैं क्या वो उनके साथ शामिल होंगे? मेरे ख्याल में नहीं। अच्छा, इसमें एक और बड़ा सवाल है कि अगर नंबर सारे पूरे हो गए हैं, जैसे बहुत सारे हिज़्ब इख्तिलाफ के दोस्त दावा करते हैं कि जी हमारे नंबर पूरे हो गए, फिर तो कहते हैं ना घोड़ा दूर है ना मैदान दूर है, फिर तो करके दिखा दें, तो फिर तो इतना मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में जो इतना मतलब है पोस्चरिंग ज़्यादा है, मैं फिर वही अर्ज करूंगा, लेकिन अमल की जब बात आएगी तो उसमें अभी बहुत वक्त लगेगा, और अभी क्राइसिस जो है वो शिद्दत
तक नहीं पहुंचा, वो कहते हैं रूबिकॉन को क्रॉस नहीं किया, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं पहुंचा, कि जहां पर आपने बिल्कुल कह दिया कि अब जी चीजें बिल्कुल खत्म हो गई हैं और अब जो है जो भी नून लीग कहेगी करेगी वो डिक्टेट करने की टर्म्स में आ गई, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, सियासी प्लेयर्स हैं, फिर एक रायम्मा है, फिर उसके अंदर और भी चीजें आती हैं, उसमें मैं नहीं समझता इतना जल्दी जिस तरह से हमारे बाज दोस्त तासुर देते हैं इस खिलाफ के और मीडिया के, ऐसा होने जा रहा है। जी ठीक है। अच्छा मीर साहब ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि ऑपोजिशन जितनी भी है इंटायर तकरीबन अब सारी जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ है और कई सड़कों में और कई ऐवान के अंदर टफ टाइम दिए जाने की बातचीत हो रही है। अगर इनमें से मैं कोई एक ऑप्शन आपसे पूछूं कि मईशत, एहतसाब या अपनी बारी का जल्द जो है वो ख्वाहिश करना, कौन सी बड़ी चीज़ है जो नंबर 1 पे आप रैंक करते हैं जिससे प्रॉब्लम एंटायर ऑपोजिशन को है विद दिस करंट गवर्नमेंट और विद दिस एंटायर सेटअप? व्हाट इज़ दैट सर? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और ये सवाल जो है पिछले तकरीबन 10-15 दिन से जो टॉप के पावर प्लेयर्स है ना ऑपोजिशन के, उन सबको मैं पूछ रहा हूँ। मैं पहला सवाल उनसे ये करता हूँ बारी बारी सबसे, वो मुस्लिम लीग नून वाले हैं या पीपल्स पार्टी वाले हैं या JUIF वाले हैं, मैं उनसे पूछता हूँ जी ये बताइए कि ये जो आपकी टाइमिंग है तहरीकत में एतमाद आप लेके आए हैं, इसका बुनियादी मसला क्या है आपका? यानी कि पहले आप, ये मैंने मौलाना साहब से भी बात की और नून लीग वालों से भी बात की कि भाई पहले आपने PDM तोड़ दी। आप कहते थे कि नहीं, जो असम्बलियों से इस्तीफे देगा और इस्लामाबाद में धरने की हमायत करेगा वही पाकिस्तान में जमहूरियत का असल शिदाई है और जमहूरियत का असल मुजाहिद है, और जो कहता है कि तहरीक में एतमाद लेके आओ वो तो सौदेबाजी करने वाले लोग हैं और वो सही जमहूरियत पसंद नहीं रखते, जरा कमजोर लगते हैं। तो मैंने कहा जनाब मौलाना साहब, अब आप कह रहे हैं कि तहरीक में एतमाद लेके आए, तो ये क्या हुआ है? आप लोग पीपल्स पार्टी की पिच पे आ गए हैं, इतना बड़ा गिव अप क्यों किया? वो फिर वो बहुत पहले बैनुल-अक़वामी तनाजुर में तज्जिया करते हैं, फिर पाकिस्तान के दाखिली तनाजुर में फिर आइन और कानून को बीच में लिया और वो कहते हैं कि देखिए हालात बहुत बिगड़ रहे हैं, पाकिस्तान तबाह हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैं उनसे कहता हूँ अच्छा चले फर्ज किया जी कि तहरीकत में एतमाद कामयाब हो गई, तो आम आदमी की तो आपसे तवक्को ये होगी ना कि भाई महंगाई बहुत हो गई है, और महंगाई इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान ने IMF के साथ एक मुआहदा कर लिया है, स्टेट बैंक जो है वो खुद मुख्तार हो गया है। तो ये जो हाल ही में अपोजिशन ने एक 2 नंबर तरीके से सेनेट से बिल पास करवाया है स्टेट बैंक वाला, तो इसको तो फिर आप रिवर्स करेंगे ना, वो जो IMF के साथ मुआहदा उस पर तो आप नजरसानी करेंगे ना। तो वो उन्होंने कहका लगाया, उन्होंने कहा नहीं देखिए ना वो बड़ी पार्टी तो मुस्लिम लीग नून है ना, तो आप उनसे जाके बात करें। मैंने कहा अच्छा जी, मैं मुस्लिम लीग नून वालों के पास चला गया और बड़े बड़े उनके जो लोग हैं डिसीजन मेकर्स, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा जी ये बताएं कि आपकी तहरीकत में एतमाद कामयाब हो गई तो ये जो IMF के साथ एग्रीमेंट है इस पर तो आप नजरसानी करेंगे ना। तो उन्होंने कहा नहीं कैसी बात कर, और पहले सामने इमरान खान को कटन दो। फिर मैंने यही बात ये पीपल्स पार्टी वालों से की। मैंने कहा जी आप लोग जो हैं, आपको मुबारक हो कि नून लीग और JUIF आपकी विकेट पे आ गई है। आप पहले जब तहरीकत में एतमाद की बात करते थे कहा जाता था आप एस्टेब्लिशमेंट के साथी हैं, अब तो वो आपके साथ आ गए हैं। अब ये बताएं कि जब ये आप तहरीकत में एतमाद कामयाब करवा लेंगे तो IMF के साथ जो मुआहदा है उस पर नजरसानी होगी। ये जो स्टेट बैंक वाला जो कानून पास करवाया है आप लोगों ने मिलकर हुकूमत के साथ मिलके पास किया, वापस करवाएंगे आप इसको? उन्होंने कहा नहीं देखे ना यार, छोड़ो ना यार, कैसी बात करते हो यार हामिद मीर, यार पहले हमें इमरान खान को निकालने दो। तो भाईजान मुझे अभी तक समझ नहीं आई है कि नून लीग और JUIF जिन्होंने PDM तोड़ दिया इस्तीफों के मसलों पे, अब वो इस्तीफों को भूल गए हैं, वो तहरीकत में एतमाद पे आ गए हैं। ये इनका सिर्फ इमरान खान को निकालने का मसला है या कोई और मसला है? बहरहाल ये पाकिस्तान के अवाम के लिए इन्होंने फैसला, यानी इसको ये कहा जा सकता है कि अपनी बारी का इंतजार जल्दी है। अच्छा चले आप मेरे साथ रहें। आमिर रज़ा साहब, सर मैं इस मौजू में जिसमें हम बात करें इस हवाले से मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, थोड़ा सा आप ज़रा बताइए हमारे लोगों को भी, क्योंकि ये लोग भी जानना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये गवर्नमेंट या इनके वज़रा जितने भी मेरे भी टॉक शोज़ में आते हैं और टॉक शोज़ में जाते हैं, वो जाके ये कहते हैं कि जो बेस्ट पॉसिबल था मुल्क को मईशत से निकालने के लिए वो वसाइल और वो मेथडोलॉजी हम बुरुएकार लेके आ रहे हैं। सो अगर इस चीज़ को हम तस्लीम कर लें ऐसा ही है, मुझे ये बताइए कि क्या ये इस गवर्नमेंट की बात नहीं है या किसी भी गवर्नमेंट के पास की बात नहीं होगी मईशत को फौरी तौर पे बूस्टर लगाना या इस सारे जो भंवर है इससे निकालना? कोई सोल्यूशन आपको लगता है किसी और गवर्नमेंट के पास होगा इंस्टेंट इसको निकालने के लिए?
मेरे ख्याल में देखिए ये बात बिल्कुल हो सकती है कि पीटीआई की हुकूमत जरा सा बेहतर मैनेज कर सकती थी कुछ चीज़ों को, जो कि वो नहीं कर पाई। जैसे इनके पास लोग समझते थे कि बहुत अच्छी कोई माशी माहिरीन की टीम होगी, और उसमें फिर असद उमर उनके ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे उतरे, लेकिन हमने देखा कि बहुत जल्द वो अपनी विकेट बतौर वजीर खजाना गंवा बैठे। और उसकी वजह यही थी कि वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि हमें आईएमएफ के पास जाना है नहीं जाना। बाज लोग कहते हैं कि अगर आईएमएफ के पास बर वक्त चले जाते तो गालिबन इतनी सूरत हाल बुरी ना होती, मतलब इतनी सख्त शराइत का सामना नहीं करना पड़ता। फिर लेकिन एक और नुक्ता नज़र ये भी है कि हमारे यहाँ जो आईएमएफ के प्रोग्राम है उसमें सिर्फ माशी इशारे ही नहीं उसके ऊपर बात हो रही, बल्कि इसमें जियो पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा दखल है। यानी कि अगर आपके अमेरिका बहादुर से ताल्लुकात अच्छे हों तो फिर नून लीग की तरह आपको वेवर मिल जाता है, अगर आप बेशक आईएमएफ की कंडीशंस पे यानी कि शराइत पे अमल करने में कामयाब हो या नाकाम हो। लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान का एक वाक़या हो चुका है, वहाँ पे अफगान तालिबान दोबारा बरसर इक़्तिदार आ गए हैं, अमेरिका अपना गुस्सा उतारना चाहता है, किसी चीज़ पर मलबा गिराना चाहता है। कहते हैं ना एज ए स्केपगोट, पहले भी हम पे बहुत इल्ज़ामात लगते रहे बतौर रियासत के, आज भी लग रहे हैं। अगर वो खुल के नहीं कह रहे तो कम से कम उनके दिलों में है ये बात, तो ज़ाहिर है कि उसकी वजह से आप देखते हैं कि आपका जो जियो पॉलिटिक्स का खेल है वो हमारे खिलाफ है। कम से कम जो सरमायादाराना एक पूरा एक सिस्टम है उसके अंदर। फिर उसी से जुड़ा हुआ एक और बात है कि अमेरिका का आज आप देखते हैं कि जितने भी उनके मफादात हैं कन्वर्ज हो रहे हैं वो भारत के साथ, और हमारे साथ उनके डाइवर्जन ज्यादा है। जाहिर है कि अगर अमेरिका चाइना को कंटेन करना चाहेगा तो पाकिस्तान उस तरह से साथ नहीं देगा उनका। उसी तरह सिर्फ भारत की हेजमनी की अगर बात होगी उस पर भी पाकिस्तान तैयार नहीं होगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम उनको हमारा बहुत खटकता है। तो ये सारे मामला ऐसे हैं कि जिसने हमारे लिए और हालात को पेचीदा कर दिया। अब या तो ये हो कि कोई ऐसी हुकूमत आए कि वो बिल्कुल अपने हथियार डाल दे और वो कहे कि जी माई बाप आप जो कहते हैं हम वैसे ही करेंगे, आपकी सुर और ताल पे नाचेंगे, तो हो सकता है कि आपको जो है एक लीज ऑफ इकोनॉमिक लीज ऑफ लाइफ मिल जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त माशी हालात हैं, अब क्या हुआ, देखिए इमरान खान साहब का एक मिसमैनेजमेंट हो सकती है, हर हुकूमत के साथ हो सकती है, लेकिन कुछ चीजें जो है आपके बियॉन्ड योर कंट्रोल हैं। मतलब इसमें 3 बहुत बड़े फैक्टर्स आए इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ। पहला ये आया कि भारत के साथ कशीदगी जो थी बढ़ाना पाकिस्तान के एजेंडे पे नहीं था, लेकिन हुआ, हमने देखा पुलवामा भी हुआ और फिर अगस्त 5 का जो कश्मीर के राइट्स ले लिए वो हुआ, तो एक फैक्टर था। दूसरा फैक्टर जो बिल्कुल वबा का था, पेंडेमिक का था, कोविड-19 का था, उससे भी हम लोग गुजर कर आए। तीसरा आप देखते हैं कि जी वर्ल्ड कमोडिटी प्राइसेस जिस तरह से बढ़े, अगर रूस को यूक्रेन का एक तनाज़ा चल रहा है और जो है ऑयल यकीनी प्राइसेस बढ़ रही है, यकीनी तौर पे ये मल्टीपल फैक्टर्स है जिसकी वजह से सारा जो है वो मामला जो है वो इस किस्म का हो गया। आमिर ज़िया साहब का कहना था